आज जो टॉपिक है साइंस ऑफ पर्पस, ये मेरी एक ट्रेनिंग भी है, कॉरपोरेट ट्रेनिंग। बहुत ज़रूरी है कि हम पर्पस की अहमियत समझें, मकसद की अहमियत समझें। शुरू में तबलीगी जमात के साथ मैं काफ़ी अटैच था, मेरी एक जर्नी है। तो मेरा अटायर शुरू में ज़ाहिर है कि तबलीगी भाइयों को मैं बहुत पसंद करता था, अभी भी करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। शुरू में ये मेरा ज़रा अटायर था। इट डज़ेंट मीन मैं इस अटायर के ख़िलाफ़ हूँ। अब ये बड़ा मॉडेस्ट अटायर है और मुझे पसंद है तबलीगी भाई। खैर, ये भी मेरी जर्नी का एक हिस्सा है, पिक्चर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और मैं काफ़ी एक्टिव था अपनी यूनिवर्सिटी में, इतना एक्टिव था मैं कि मैं CDES, एक कल्चरल ड्रामेटिक एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी, उसका जो प्रेसिडेंट था मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। उसको मैं पकड़ लेता था, हाथ पकड़ के ले जाता था कैफ़े में या उसके कमरे में पहुंच जाता था। लिटरली मैंने उसके आगे हाथ जोड़ जोड़ के कहना कि यार बसंत फेस्टिवल ना कराओ, देखो ये होगा, इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस होगी, लव जेल बनेगी, गाने डेडिकेट होंगे, तुम गुनाह का इर्तिकाब गुनाह करोगे, तुम्हें कल को पकड़ा जाएगा, वगैरह वगैरह जो नसीहत होती है। ओके, वो कभी सुन के चुप हो जाता था, कभी गुस्से हो जाता था बहुत ज़्यादा। उसने मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें भी सुनाई हैं सख्ती में। उस टाइम वो सिर्फ सुनता था, गुस्से होता था, मैं खामोश कर जाता था। कभी हमारी तलख कलामी भी हो जाती थी, नेचुरल है, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, थोड़ी तलख कलामी भी हो गई। अब माशाल्लाह तकरीबन आज से 2 साल पहले की बात है कि उसका मुझे मैसेज आता है आफ्टर 9 ईयर्स, तकरीबन ग्रेजुएशन के बाद कह लें, 9 तो नहीं, ग्रेजुएशन के 7 साल बाद। और वो मुझे मैसेज करता है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल बेड पे हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरा, और आपकी सारी बातें मुझे रिवाइंड हो रही हैं, आपकी सारी बातें मुझे याद आ रही हैं, और मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। देखें, 7 साल बाद उसने मुझे मैसेज क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि सिंसेरिटी नज़र आई ना, कि यही बंदा आके मुझे समझाता था, थोड़ा सिंसेयर था मेरे साथ। बाकी दोस्तियाँ वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होती जाती हैं, किन मकासद के लिए, फिर वो बड़ी सियासत होती, पॉलिटिक्स होती है, ब्ला ब्ला। तो एनीवे, सो मैनी पीपल अप्रोच मी, मेरे क्लास फेलोज, वो लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे। एक टाइम ऐसा था इस अटायर में, ये जो आपको अटायर नज़र आ रहा है, एक टाइम ऐसा था कि मेरे अपने दोस्त, मैं कॉरिडोर से गुजर रहा होता था और वो कहते थे आ गया मौलवी, आ गया मौलवी, आ गया। वो जान के गाने ऊंची कर देते थे, सिर्फ इसलिए, किस लिए? मुझे चढ़ाने के लिए। मैंने कभी माइंड नहीं किया, मैंने कहा ओके ठीक है ना। मैंने उन्हें कभी जाकर जो है वो एकदम कहा कि जी बंद कर दो, बंद कर दो। लेकिन खैर, दुख होता था, हर्ट होता था, इंसान है। आज वही दोस्त, माशाल्लाह वही दोस्त मुझसे पूछते हैं कि अब्बू बीमार हैं, उनके लिए कोई अज़कार बता दें, कोई दुआ बता दें, या कोई मसला दरपेश आया उन्हें कि मैं बैंक में इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बताओ इसकी शरई रूलिंग क्या है। ट्रस्ट था ना, और सिंसेरिटी उन्हें नज़र आई माशाल्लाह। तो नेवर जज, मैंने ये अपनी लाइफ में सीखा है कि मेरे ऐसे ऐसे दोस्त गुजरे हैं। कि मेरा एक दोस्त था फैसलाबाद में, वो भी मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। जब मैं दीन की तरफ था, और अभी भी माशाल्लाह हूँ, मतलब जब नया नया आया, तो उसको मैं कहता था यार मेरे साथ नमाज़ पढ़। वो इस हद तक ऑफेंड हो जाता था मेरे ज़्यादा कहने से, क्योंकि ज़ाहिर है कभी कोई बंदा ज़्यादा भी कह देता है, कि उसने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया। खैर, फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा हाथ होला रखते हैं। इस हद तक था कि वो मेरे साथ बाइक पे जाता था, हम कहीं जा रहे हैं, तो मैं उससे कहता था यार नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम, मैं बाइक को साइड पे लगाता था, कहता था आओ नमाज़ पढ़ते हैं। और इस हद तक ढीठपन नज़र आता था मुझे कि वो बाइक पर बैठा रहता था, कहता था मैंने नहीं पढ़नी, और मैं पढ़ने चला जाता था। यानी एक कर्टिसी होती है ना, चलो आपने नहीं पढ़नी, लेकिन एक कर्टिसी है कि पढ़ लो, अब खड़ी कर दी है बाइक तो आ जाओ। लेकिन नहीं, बाइक पर बैठे रहना, नमाज नहीं पढ़नी। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं उसको कोई डिफेम कर रहा हूँ, इसके पीछे एक मकसद है। मकसद ये कि मैंने उसको जज नहीं किया उस स्पॉट पे, उस टाइम पे, मैंने उसको टाइम दिया। आज वही लड़का मेरा बेस्ट फ्रेंड माशाल्लाह, 5 वक्त नमाज पढ़ता है। ओके, आफ्टर 3-4 ईयर्स। कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। ये मेरी दावत से हुआ, क्योंकि मैं तो लाहौर आ गया, मैं वहाँ नहीं जाता इतना, फैसलाबाद पहले हम वहाँ पे थे, अब्बू की ट्रांसफ़र वहाँ पे थी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, आई डोंट नो, लेकिन बस हो गया। सो एवरीवन हैज़ अ पास्ट, एवरीवन हैज़ अ फ्यूचर। हमें कभी जज नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे ऐसे लोग GIK के चेंज होते देखें कि यू विल बी अमेज्ड। आप कहेंगे इम्पॉसिबल है, अगर मैं उनकी पुरानी पिक्चर आपको दिखाऊं आप कहेंगे कि मैं नहीं मानता ये वो है। ओके, सो
सम पीपल, उनको कोई हादसा होता है, कोई मसला होता है, दे स्टार्ट टू थिंक, उन्हें एक पर्पज़ मिलता है, उस पर्पज़ को फिर वो मज़ीद सर्च करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कभी मायूस किसी से ना हो, ठीक है, उसको बताते रहें, उसके सबकॉन्शियस में मैसेज देते रहें। एटलीस्ट अगर मैसेज नहीं देना तो अपने आप को एक्सपोज करें उसके सामने एज अ दीनदार पर्सन, जो कमिटमेंट्स निभाता है, जो सच बोलता है, जो अच्छा अखलाक दिखाता है, फिर ही वो आपसे इम्प्रेस होगा ना। अदरवाइज अखलाक नहीं है, उसने क्या इम्प्रेस होना आपसे, बल्कि वो तो कहेगा कि ये देखो दीन में आके तो ये मज़ीद गुस्से वाला हो गया और मज़ीद जो है इस तरह हो गया। ये एक बड़ी यादगार पिक्चर है। इसमें ये पहला हमारा पहली आउटिंग थी दीन के रास्ते में। हमने बड़ी आउटिंग्स की, गवादर तक भी हमने प्लान किया, हम नॉर्दर्न एरियाज़ भी फिरे, दोस्त जाते थे जैसे जाते थे गाड़ियों पे। ये पहली एवर आउटिंग थी 2010 में, जब हमने एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का फ़ैसला किया और हम सारे इकट्ठे हुए। ये मेरे जीकी के कुछ जूनियर्स हैं, ज़्यादातर मौलवी हैं एज़ यू कैन सी। तो खैर जितनों को मैं ले जा सकता था मैं लेकर गया, मैंने उन्हें मोटिवेट किया, कुछ आए कुछ नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। तो ये शिफा इंटरस्कॉलस्टिक टूर्नामेंट 2010 में डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह वाज देयर एज़ वेल। हमें बड़ा शौक़ था उन्हें लाइव सुनने का। उसके बाद खैर उनकी चंद माह बाद डेथ हो गई। तो ये हम पहली बार आउटिंग पे गए, लेकिन दीन के रास्ते में। बहुत यादगार पिक्चर है ये। उसके बाद ये पिक्चर बड़ी आइकॉनिक है, दिसंबर 2010 की है। इसमें मैं, ये मेरे एक दोस्त हैं कासिम, हसन अदनान, नौशरवान, हम एक स्कॉलर की तलाश में गए, जस्तजू में गए कि यार अब कोई टीचर होना चाहिए हमारा। तो इंटरनेट पे उनसे रब्ता था, लेकिन हमने कहा नहीं लाइव मिलना है। मुसन्ना आप पहचान सकते हैं, 99J, राइट। ये मुगीरा लुकमान जो हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं, उनके मामू का घर है, अनस, डॉक्टर अनस नज़र, और उनसे मेरा पहला एक्सपोजर 20 दिसंबर 2010 को हुआ। और उसके बाद रिश्ता ऐसा बना कि माशाल्लाह बिल्कुल बड़े भाई हैं, और जब भी कोई मैं डिस्कशन करनी होती मैं उनके पास जाता हूँ। रीज़न उनका अखलाक है, मेनली उनका अखलाक है। इल्म तो माशाल्लाह वो तो क्या मैं तारीफ़ करूँ यहाँ सबके सामने, इल्म तो है ही, लेकिन मेनली अखलाक। जितना प्यार, जितनी नॉन जजमेंट उन्होंने मुझे दिखाई, जिस तरह उन्होंने मुझे डील किया शुरू में, मेरे सवालात को डील किया, मैंने उन्हें इतना बग करता था मैं कि मैं उन्हें रात 10 बजे भी कॉल कर देता था और वो उठाते थे। यू वॉन्ट बिलीव कि एक बार मैं 10:30 बजे उनसे रात को मिलने चला गया और मैंने उन्हें कॉल किया, अनस मैं बाहर खड़ा हूँ, और वो स्लीपिंग सूट में बाहर आए और मैं इतना शर्मिंदा हुआ। लेकिन उन्होंने क्यों बाहर आए कि नहीं वो उसका कोई सवाल होगा, ही कुड हैव इग्नोर्ड माई कॉल, ठीक है। तो ये सिंसेरिटी है ना, ये सिंसेरिटी जब नज़र आती है तो इंसान एक बंदे के साथ अटैच होता है। तो खैर ये बड़ी यादगार तस्वीर है। अब ये जर्नी का अगला हिस्सा है। पहला हिस्सा था सेल्फ़ स्टडी, तकरीबन 3 साल सेल्फ़ स्टडी, सेल्फ़ रिफ्लेक्शन, मुख्तलिफ़ जमातों में बैठना, तबलीगी जमात में, कुरान अकेडमी वगैरह वगैरह, इस तरह अटैच होना। लेकिन ये पहला मेरी कोशिश थी कोई उस्ताद ढूंढने की। तो खैर अनस भाई से मुलाकात हुई। ये फिर जर्नी का एक और एस्पेक्ट है। एक है कि इल्मी साइड वो स्कॉलर से आपको मिलेगी, एक है कि 2012 में हमने विंड्स ऑफ चेंज कराई और हमजा जॉर्ट्सिस बहुत फेमस दाई हैं आयरा के, और ये टैकल करते हैं एथिज़म के इशू को, लिबरलिज़म के कुछ इश्यूज़ जो क्रिएट हुए, उस फ़िलासफ़ी को ज़रा डील करते हैं, काउंटर करते हैं वगैरह वगैरह। तो इनसे मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं इनको अपनी गाड़ी में ले लेके फिरा, इनका ड्राइवर बन के, इनको स्टेज पे होते थे, कॉफ़ी देता था कि कॉफ़ी पिलाता था वगैरह वगैरह। बहुत एक यादगार ये तस्वीर है। तो इनसे मैंने बड़ा सीखा, ये वाली साइड मैंने इनसे सीखी कि साइंस एंड कुरान, मॉडर्न साइंस एंड कुरान, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, और एक एथियस्ट को कैसे कायल करना है दीन के हवाले से, क्रिश्चियन से कैसे डिबेट करनी है वगैरह वगैरह। ये मेरी अब एक और डायमेंशन खुली स्कॉलरली बॉडी के साथ बैठने के बाद। दिस इज़ अनदर डायमेंशन। फिर ये हमारा पहला इंटरनेशनल टूर है इन द वे ऑफ अल्लाह। मतलब लोग आज ये समझते हैं कि मैं एक कमरे से उठा और कमरे से उठ के यहाँ डायरेक्ट सोफे पे आ गया और टॉक देने लग गया डायरेक्ट। ये हमारा पहला इंटरनेशनल टूर है शारजा। ये शारजा की पिक्चर है। यहाँ मैं क्या करने गया था, पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग लेने गया था कि मेरा इरादा बना कि स्कॉलर्स के पास बैठे हैं, अकीदा पढ़ा है, फ़िक़्ह पढ़ी है, और एक हमजा जॉर्ट्सिस वाली साइड देखी है। अब हाउ अबाउट ट्राई दावा, अब चलो दावा की बात करते हैं। तो निसार नादियाद वाला इंडियन एक माशाल्लाह बड़े अच्छे मुखलिस पब्लिक स्पीकर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, IRF में बहुत रहे, डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ अभी तक आते हैं इनके लेक्चर्स।
उन्होंने हमें बग़ैर मुआवजे के उन्होंने यहाँ तक ऑफ़र की थी तुम्हारे टिकट्स भी मैं कराऊंगा। जब देखें आपका मिशन क्लियर है ना, आपका पर्पस क्लियर है, फिर अल्लाह वो वेज बनाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग मशवरा लेते हैं ना हमसे कि मैं क्या करूं, मैं दीन का काम करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। मैं कहता हूं सजदे में गिरो और अल्लाह को बताओ, और उसके बाद देखो क्या वंडर्स होंगे। ये कौन कनेक्ट कर रहा है? निसार नादियात वाला को किसने हमसे कनेक्ट किया? किसने उनको ये ऑफ़र हमें कराई उनके थ्रू कि आ जाओ, मैं टिकट्स भी तुम्हारे करता हूँ। लेकिन हमने कहा नहीं, टिकट्स हम कर लेंगे। ही अरेंज्ड आवर होटल स्टे। इमेजिन करें वो बंदा हमसे पैसे मांग सकता था, अच्छे खासे ट्रेनर है, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर मुआवजे के। अभी तक मेरी बात होती है, अभी परसों उनका मैसेज आया वैसे ही हाल चाल का, मुझे एडवाइस भी करते रहते हैं, जहाँ देखें कि मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है मुझे बता देते हैं। ये रिश्ता कि बग़ैर पैसे के ट्रेनर हैं, बग़ैर मुआवजे के, ये कैसे पॉसिबल है? आज के कैपिटलिस्ट दौर में इस तरह के लोग कैसे मिलते हैं? क्या आपको अल्लाह नहीं नज़र आ रहा है इस सब में? लोग कहते हैं अल्लाह का प्रूफ दो, साइंटिफिक एविडेंस दो अल्लाह का। ये क्या है? ये अल्लाह का प्रूफ नहीं है कि मुझ जैसा लड़का उठता है यूनिवर्सिटी से और वो एक इरादा करता है कि मैंने दीन का काम करना है, और अल्लाह उसे कनेक्ट किए जा रहा है हमजा जौटसिस से, अनस नज़र से, निसार नादियात वाला से। उसका पर्पज़ अल्लाह आसान करता जा रहा है। और एक कुरान की वो ये सूरह अनकबूत की आया है कि जब तुम हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करोगे तो फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये बड़ी आइकॉनिक पिक्चर है। खैर, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग ली, होस्टिंग की ट्रेनिंग ली माशाल्लाह उनसे। इवन दो मैं पब्लिक स्पीकिंग में पहले से था, लेकिन ज़ाहिर है कि दावा की पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी सीखना चाह रहा था। थिएटर्स वगैरह तो पहले से करते आ रहे। ये पिक्चर भी बड़ी ज़बरदस्त है। डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स के कदमों में बैठ के फैज़ हासिल किया। ये मैं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स जिससे बात कर रहे हैं वो मैं हूँ, और आपको मुगीरा शायद क्लियर नज़र आ रही हूँ। ये पिक्चर में डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स के पास मीटिंग का ये मकसद था कि हम उन्हें यूथ क्लब की वर्किंग बता रहे थे और उनसे कह रहे थे कि अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है हमें बताएं, अगर हमारी मेथडोलॉजी में कोई मिस्टेक है आप हमें गाइड करें। फिर इन्होंने हमसे डिस्कस किया कि यूथ क्लब और IOU कोलैबोरेट करते हैं आपस में। आप अपने लड़के हमें एज स्टूडेंट्स दें, हम आपके यूथ क्लब को अपना सेंटर बनाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बनाते हैं, हम आपको कुछ स्कॉलरशिप्स भी देंगे वगैरह वगैरह। इनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू कैन से MOU वाली बात हो रही है। लेकिन खैर इनका लेवल तो बहुत ज़्यादा। ये साथ शेख वली भी बैठे हैं, ये भी एक बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं। तो इनके साथ हमारी यूथ क्लब के हवाले से बात हो रही है। तो वन स्टेप अहेड माशाल्लाह, एक स्टेप और दावा में आगे गया कि IOU का इंट्रोडक्शन हमें हुआ और उन्हें यूथ क्लब का इंट्रो हुआ। अब हमारे बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ IOU से, मैं खुद मास्टर्स कर रहा हूँ इस्लामिक साइंस में। चेक इट आउट, IOU इज़ इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उनके डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस कभी चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक और फेज़ है मेरी लाइफ का, जब मेरी जॉब हुई 2011 में। ये सारी पिक्चर्स पहले की हैं सिवाय इसके, ये वाली जो पिक्चर है और ये वाली, इनफैक्ट ये 2012, 2013 की, ये 2014 की है। ये जॉब मेरी इन बिटवीन लगी थी आफ्टर ग्रेजुएशन 2011 में। CB&I, वन ऑफ द टॉप कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब इसका नाम मैकडर्मेट है और ये टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी जॉब हुई एज़ फील्ड इंजीनियर। ये फील्ड की जगह नहीं है, ये वहाँ रिहाइश है। फील्ड की पिक्चर्स अलाउड नहीं होती थी, ये रिहाइश की मैं वैसे ही आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये मेरे रूममेट, अभी तक मेरा इनसे ताल्लुक़ है, बातचीत होती है, बिलाल हफीज़, और माशाल्लाह ये UET के ग्रेजुएट थे। ही वाज़ माई रूममेट। ये हमारी रिहाइश है। तो बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी। फील्ड जॉब बहुत ज़बरदस्त इस तरह होती है कि 3 टाइम आपको बुफ़े अपनी पसंद का खाना मिलता है और सैलरी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। कैरियर जॉब, फुल कैरियर जॉब। इनफैक्ट मेरे जो दोस्त अभी तक यहाँ हैं उनकी 10-10, 12-12 लाख सैलरीज़ हैं, कुछ की इससे ज़्यादा भी हैं, डिपेंड्स अपॉन कि वो किस पोजीशन पे हैं। ये पहली जब मुझे सैलरी मिली तो ज़ाहिर है कि वो एक होता है, एक खुशी होती है। मैं इशारा जीकी की तरफ कर रहा हूँ कि ये देखो, जीकी की वजह से मुझे सैलरी मिली, थैंक यू जीकी। मैंने अपने फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप तो नहीं होता था खैर, जो भी उस टाइम पे हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, ईमेल सिस्टम था, जो भी था, खैर मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि ये देखो मुझे पहली सैलरी मिली। बड़ा खुश हुए सारे। ME 15 का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैच 15 जीकी, तो इशारा जीकी की तरफ के थैंक यू जीकी। ये पहली सैलरी जब मुझे मिली। सैलरी मिलना बड़ा ज़बरदस्त, एक मर्द की लाइफ में जब उसे पहली सैलरी मिलती है उसके लिए बहुत प्राइड का मोमेंट होता है। तो माशाल्लाह अच्छी हैवी सैलरी थी। उसके बाद आई केम बैक। मैंने कहा कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। बहुत से लोग को यकीन नहीं आता
जब मैं वापस आया था ना, मुझे कई मेरे रिलेटिव्स ने कहा तुम्हें निकाला है, तुम खुद नहीं छोड़ के आए। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस कंपनी से जॉब कौन छोड़ के आ सकता है। ये मैं अपनी को तारीफ़ नहीं कर रहा, ये अल्लाह ने करवाया। जब पर्पस क्लियर है ना, तो फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि वो इतने पैसे, मेरा कैरियर कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें। मैं पर्पस पे लेक्चर है ना, पर्पस जिसका क्लियर है वो फिर नुकसान और ये नफ़ा, ये सारी चीज़ें फिर वो अल्लाह के कुरान के लेंस से देखता है। वो फिर दुनियावी लेंस नहीं है कि मैं भूखा मर जाऊँगा, ये हो जाएगा। और आज मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा डिसीजन मैंने कैसे ले लिया। और नाउ 10 ईयर्स हो गए मुझे जॉब छोड़े, मैं तो भूखा नहीं मरा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ है, घर भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तवक्कल, मैं ये नहीं कह रहा जॉब्स छोड़ दें अपनी, मेरा ये मैसेज नहीं है ये पिक्चर दिखाने का। आप करें जॉब्स, हलाल रोज़ी कमाएं, बहुत अच्छी बात है। फील्ड इंजीनियर है, गुड, वी नीड प्रैक्टिसिंग फील्ड इंजीनियर्स इन ऑल दोज कंपनीज, बहुत अच्छी बात है। वी नीड डॉक्टर्स, वी नीड नर्सेज, वी नीड टीचर्स, हर जगह हमें चाहिए बंदे। मैं अपनी जर्नी ये बता रहा हूँ कि चूँकि मेरा पर्पस बहुत क्लियर था और मैं अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह अगर ये मेरे लिए नहीं बेहतर तो मुझे यहाँ से निकाल ले। तो बस एक डिसीजन लिया, तकरीबन चंद माह जॉब करके। डिसीजन के बाद मैंने अब्बू अम्मी को बताया, अल्लाह ने आसानी पैदा की। उन्होंने कहा ठीक है, नो इशू, तुम आ जाओ। बहुत सी रीज़न्स थी, एक तो ये मैं अकेला बेटा भी था, मैंने वापस आना था पेरेंट्स की खिदमत करने के लिए। ये भी बड़ी आइकॉनिक पिक्चर है। इस एक पिक्चर में मेरी सारी पिछली जर्नी वाज़े होती है। 2015 की पिक्चर है, मैंने शर्ट पहनी है इज़ लाइफ जस्ट अ गेम, आयरा की शर्ट है, जो आयरा ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, हाथ में कुरान पकड़ा हुआ है और अपना मकसद एक पिक्चर से बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये पर्पस मैंने चूज़ किया है। अगेन अपनी मार्केटिंग नहीं कह रहा, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि इफ़ आई कैन डू इट। और अगर मेरा पर्पस क्लियर था और अल्लाह ने मुझसे ये सारी चीज़ें कराई, एक पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको अपनी लाइफ रिविज़िट कराई, तो व्हाट प्रूफ डू यू वांट कि अल्लाह है? मतलब आपको क्या एविडेंस चाहिए कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है? मैं आपको जो है अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस आपको पता नहीं लग रही। जब आपका पर्पस क्लियर है और अल्लाह आपको कनेक्ट कर रहा है और आप हैरान होते हैं, मिरेकल्स देखें आपने लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ 2015। और टू सम इट ऑल अप के व्हाट क्लिक्ड मी, मुझे किस चीज़ ने क्लिक किया था? हर एक की जर्नी है। मुझे क्या चीज़ क्लिक करती थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था? ये 4 क्वेश्चंस मुझे क्लिक किए एज ए यंगस्टर, एज ए टीनेजर। वाई लाइफ इज़ सो आर्टिफिशियल? पता नहीं, मुझे नज़र आ गया उस टाइम पे कि जब मैंने लेंस उतारा उसका। हम लोग ना एस्केपिज़म में जाते हैं, हमें पता है ये सब आर्टिफिशियल है, ये दोस्तियाँ और ये बैठ के शीशे पीना इकट्ठे, सिगरेट पीना बैठ के इकट्ठे, ठीक है, ये सारी चीज़ें वी नो इसकी रियलिटी क्या है। मतलब ये मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। वी नो कि हमारी दोस्तियाँ कितनी खोखली हैं। वी नो कि लॉयल्टी एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, किसी से लॉयल्टी लेना कि ये व्हाट्स द गारंटी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, व्हाट्स द गारंटी ऑफ हिज और हर लॉयल्टी कि ये बंदा मेरे साथ लॉयल रहेगा। फिर दूसरों को प्लीज़ करने के लिए मोस्ट ऑफ अस वी लिव बाय अदर्स स्टैंडर्ड्स। मैं भी उन्हीं में से था जो इसलिए नहीं फैशन करता था कि मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि लोग क्या चाहते हैं, मैं किस तरह इन होऊंगा इनमें। एक वो कूल ग्रुप जो है हम उसको देख लेते थे और फिर कहते थे अब इनमें इन होना है, इनमें इन कैसे हुआ जाएगा। ये सारा का सारा मकसद था, ये सारा का सारा पर्पस था, विच इज़ ओके। देखें, ये जब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में एक पीयर प्रेशर होता है, फिर हम अपने पीयर्स में घुसना चाहते हैं। ये कोई इतनी मायूब बात नहीं अगर कोई एंटर होने के लिए उन जैसा बनना चाहे, अगर वो अच्छे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल लाइफ की। तो पहली चीज़ मुझे क्लिक की कि ये सब आर्टिफिशियल है, हमारे एथिक्स आर्टिफिशियल हैं, ऑल आर एथिक्स आर आर्टिफिशियल। हम उसके साथ अच्छे होते हैं जो हमारे साथ अच्छा है, उसके साथ अच्छे हैं जो हमें फ़ायदा दे सकता है, जो हमें फ़ायदा नहीं दे सकता हम उसको मुंह भी नहीं लगाते। इसी तरह होता है ना, एक बंदा है कॉलेज में लूज़र है, सारे उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे कौन दोस्ती करेगा? इसका मतलब आर्टिफिशियल एथिक्स है। हमारे एथिक्स से डिफ़ाइन होते हैं कि कौन कूल है, कौन अच्छा है, उसके साथ दोस्तियाँ लगानी। ये सब मैं देख रहा था अपने इर्द गिर्द उस टाइम पे। फिर एम आई हैप्पी, ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है, एम आई रियली हैप्पी? क्या मैं हैप्पी हूँ? ये सब कुछ करके मुझे खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है? तो ये मैं सोचता था, ये सवाल मैं सोचता था। डू आई रियली वॉन्ट टू लिव द वे आई एम लिविंग? क्या मैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसे मैं गुजार रहा हूँ?
इसी तरह आर्टिफिशियल चलेगा सब कुछ, इसी तरह लोगों को खुश करके ज़िंदगी गुजरेगी। व्हाट्स मिसिंग, वो मिसिंग इंग्रेडिएंट मैं ढूंढने की कोशिश करता था। कैन आई रियली गेन द प्लेजर ऑफ पीपल, क्या मैं वाकई लोगों का प्लेजर ले सकूँगा, क्या लोगों पे मैं इतना डिपेंडेंट हो जाऊँगा कि वो मेरी लाइफ को डायरेक्ट करेंगे, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। दोस्तियों के लिए हम माँ बाप को भी धोखा दे देते थे, ये क्या है, आर्टिफिशियल पन है ना, और क्या है टीनेज में। इसका मतलब कि उनका प्लेजर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मुझे पता ही नहीं उन दोस्तों का, पता नहीं कहाँ है वो दोस्त जिनके लिए माँ बाप को धोखे दिए हुए हैं ग्रेड 7, 8 ओ लेवल में। मुझे पता ही नहीं वो आज दोस्त कहाँ है, ना उन्हें पता है मैं कहाँ हूँ, कहाँ गई वो दोस्तियाँ, लेकिन माँ बाप अभी तक यहाँ हैं। ओके, ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इसलिए ये चीज़ें मुझे बहुत क्लिक करती थी। ये भी अल्लाह का करम है कि क्लिक करती थी। बहुत से लोगों को क्लिक ही नहीं करती, वो उसी आर्टिफिशियल पन में जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी है। ओके, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं आपसे अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ कि दैट्स वाई आई केम हेयर, मैं सोचता था। अब आते हैं कि पर्पस की क्या अहमियत है। देखें, ये एक बड़ी ज़बरदस्त फ्लो चार्ट है कि 9 पर्पस का मतलब है वेग गोल्स हैं और 9 गोल्स हैं। जब मकसद नहीं है ना, मकसद से मुराद है बिगर मकासद भी होते हैं, छोटे मकासद भी होते हैं। आपने एक जर्नी पे जाना है, उसका एक मकसद है। अपने फैमिली वालों के साथ मरी जाना है, उसका मकसद क्या है, रिक्रिएशन है, उसका मकसद क्या है, फैमिली बॉन्डिंग है। जब आपको एक क्लियर है तो अच्छी बात है। जब आप कहते हैं कि बस निकलो और चलें, तो फिर बीच में बहुत कुछ होता है, फिर जो है वो वेग गोल्स होते हैं, फिर 9 गोल्स भी होते हैं, फिर बड़ा प्रॉब्लम्स भी आते हैं बीच में। वेग प्लान्स और नो प्लान्स, रैंडम डेली एक्शंस हैं। एक बंदे का मकसद ही कोई नहीं, वो सुबह रैंडम डेली एक्शंस करेगा, मतलब जो उसका दिल किया वो कर लेगा, जो दिल नहीं करेगा वो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि बस बैठे रहना, लेज़ी होना, सोचते रहना, लेकिन करना कुछ ना, एक्शन कोई नहीं। और कॉन्स्टेंटली बिजी विद अदर्स एजेंडा, ये है वो चीज़ जो मुझे क्लिक की कि क्या मैं अपने एजेंडा के मुताबिक लाइफ गुजार रहा हूँ या अदर्स के एजेंडा के मुताबिक लाइफ गुजार रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर अदर्स के मुताबिक गुजार रहा हूँ तो इससे बेहतर ये नहीं कि अल्लाह के एजेंडे के मुताबिक गुजार लूँ। किसी के एजेंडा के मुताबिक तो गुजारनी है ना, या वो एजेंडा मेरा नफ्स है, या वो एजेंडा मेरे दोस्त हैं, या उनका एजेंडा है, या टीवी का एजेंडा है, या मूवीज़ का एजेंडा है, या अल्लाह का एजेंडा है। तो खैर ये है 9 पर्पस। क्लियर पर्पस जब होता है तो क्लियर गोल्स होते हैं, क्लियर प्लान्स होते हैं और क्लियर डेली एक्शंस होते हैं। तो पर्पस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्पस होता क्या है। अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने आपको पहले भी दी। जहाज़ में हमें कोई बिठा दे और कहे जी चलो चढ़ो जी जहाज़ में, हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, और वो आपको ये भी कहे कि जी 10 घंटे की फ़्लाइट है और जो खाना है खाओ मौज करो, लेकिन 10 घंटे बाद जहाज़ क्रैश हो जाएगा और दैट्स इट, ख़त्म। तो उस जहाज़ पे कौन बैठना चाहेगा कि 10 घंटे की फ़्लाइट है और हमें खाने पीने का भी कहा जा रहा है, चलो एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बाद क्रैश हो जाएगा, इज़ दैट इट, कोई मंजिल नहीं है। तो वो पायलट के हाँ कोई मंजिल नहीं। यही है एथिज़म का वर्ल्ड व्यू। आ जाओ हमारे जहाज़ पे चढ़ो, एंजॉय करो, कोई लॉज नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, पार्टी करो, कोई हलाल और हराम नहीं है, कुछ नहीं है, जो तुम्हारा दिल करता है करो। उसके बाद क्रैश है, उसके बाद मर जाना है। मरने के बाद क्या हमें नहीं पता, उसके बाद हमें नहीं पता है। तो क्या मंजिल है, मंजिल कोई नहीं है। आ जाओ चढ़ो हमारे जहाज़ पे और लेट्स सॉल्व वर्ल्ड इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन इश्यूज एंड स्टफ। इस जहाज़ पे चढ़ के आओ, सॉल्व करते हैं। ये है नैरेटिव। और फिर ज़ाहिर है ये पिक्चर भी मैं अक्सर दिखाता हूँ कि अगर आपको कोई एक फैक्ट्री में छोड़ दे और क्या फाइंड आउट व्हाट यू हैव टू डू, जाओ घूमो फिरो देखो क्या करना है तुमने, और दूसरा सीईओ आपको कहे कि ये है तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन, ये करना है, ऑब्वियसली पहले वाला बहुत टाइम ज़ाया करेगा। शायद मिल जाए शायद ना मिले, जैसे वेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन में लगा हुआ है अभी तक। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है ना, इज़म्स एंड स्किज़म्स की जंग अभी तक चल रही है। वेस्ट की खैर एक स्ट्रगल है, ठीक है, उस स्ट्रगल को मैं थोड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ। हर चीज़ बुरी नहीं है वहाँ, अगर उन्होंने बहुत सी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट एक अच्छी चीज़ है, उनके लिए इस तरह अच्छी है कि उनको ऑपरेशन बहुत मिली है चर्च की तरफ से, ठीक है, इसीलिए वो कम्युनिज्म की तरफ आ गए ना। कि मार्क्सिज्म क्यों उन्हें पसंद आया कि ये तो इक्वालिटी की बात कर रहा है, ये तो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। तो उनकी एक स्ट्रगल है, उसके मुताबिक वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन अल्लाह ने बना बनाया सिस्टम मुसलमानों को दे दिया। ट्रस्ट की बात है ना, मेरा एक बॉस मुझे कहे या तो मुझ में ट्रस्ट कर लो या फिर लगे रहो रिसर्च करो, फार्मूला निकालो लाइफ का।
अब वो फार्मूला निकाल रहे हैं, वो फार्मूले में जो टेस्ट और ट्रायल हो रहा है उसमें कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, हु केयर्स। फेमिनिज्म पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेगा, आई डोंट नो। क्या पता फ़ायदा दे, क्या पता बर्बाद करे। क्या कोई हतमी आपके पास डाटा है कि इस आइडियोलॉजी ने इतने लोगों का घर बर्बाद किया, इतने लोगों का घर संवारा? अगर तो किसी के पास है तो दे। कम्युनिज्म ने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, कितने लोगों की ज़िंदगी संवारी है, इसका डाटा कहाँ है? हु विल टेल अस? अल्लाह कह रहा है कि मुझ पर ट्रस्ट कर लो, मैंने अपने नबियों को भेजा है, मैंने एक फार्मूला दिया, उसे अप्लाई तो करो। उसे अप्लाई किए बगैर ये कहना कि ये एक्सट्रीमिज़म है, ये टेररिज्म है, क्वेश्चंस रेज करना, एक चीज़ को अप्लाई किए बगैर उस पर क्वेश्चंस रेज करना, आई डोंट थिंक सो एक स्मार्ट अप्रोच है। ओके, अप्लाई तो करें ना। ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता आता है। गैब पर ईमान लाना वो हमने करना ही करना है। कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ चीज़ें एक ख़ास लेवल पे जाके समझ आएंगी। मुझे बहुत सी चीज़ें शुरू में नहीं समझ आती थी, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों हराम है, वो क्यों हराम है। आज मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझसे को पूछेगा, मैं उसे कहूँगा मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ, ये मेरा व्यू है, आपको पसंद आता है तो ठीक है, लेकिन मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ उसके ऊपर। अगेन एक और मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि अगर ये लेन्स ना होती तो गाड़ियों ने, किसी ने इस तरह खड़ा होना था, किसी ने इस तरह, किसी ने उल्टा, किसी ने सीधा, वो सारी खिचड़ी पक जानी थी। आज ये हो रहा है ह्यूमैनिटी के साथ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। 10 फिलोसफर्स को एक रूम में बिठाए, उन्हें पूछें व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, लड़ाई हो जाएगी। जॉर्डन पीटरसन को और ये सारे साइकोलॉजिस्ट को एक रूम में बिठाए, उन्हें कहें कि पॉवर्टी एंड करनी, फार्मूला दो, सबकी लड़ाई हो जाएगी। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जेंडर प्रोनाउंस पे डिबेट हो जाएगी, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या टॉपिक खुल जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, जब डिबेट होती है, अल्लाह ने कहा ना कुरान में कि हमने इंसान को हर मिसाल से समझाया, लेकिन ये इंतहाई डिबेटर है और झगड़ालू है। झगड़ालू को डिबेटर है, डिबेट करने लग जाता है, झगड़ा करने लग जाता है कि नहीं ऐसे है तो वैसे है, फिलॉसफी खोलने लग जाता है। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल मैटर्स हैं, उनको कॉम्प्लिकेट करता है। तो क्या ये हमें मिसालें समझ नहीं दिलाती कि वाई रिलीजन की ज़रूरत क्या है और कौन से रिलीजन की ज़रूरत है, वो रिलीजन हक वाला कौन सा है? लेट्स एटलीस्ट मेक एन एफर्ट टू फाइंड आउट कि बुद्धिज़्म ठीक है, क्रिश्चियनिटी ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन मुस्लिम्स, आपकी नहीं, माशाल्लाह आप क्लियर हैं। ओके, तो ये मिसाल भी बड़ी मैं अक्सर देता हूँ कि अल्लाह ने हमारे लिए लेन्स डिफाइन कर दी हैं, जस्ट पार्क योर कार देयर, दैट्स इट, ख़त्म, बहस ख़त्म हो गई। या अल्लाह पे ट्रस्ट कर लो या वेस्ट पे ट्रस्ट कर लो, जो अभी तक हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे चल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने की, आई अप्रिशिएट, मैं पूरा रद्द नहीं कर रहा। वेस्ट की एक स्ट्रगल है, वेस्ट में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वेस्ट में वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, कुछ वेस्ट के मॉरल्स भी कुछ बहुत अच्छे हैं, वी अप्रिशिएट, लेकिन स्टिल एक्सपेरिमेंटेशन तो चल रही है ना। अभी पता नहीं वो कहाँ पहुँचेंगे, कंक्लूजन क्या करेंगे, कंक्लूजन होगा भी कि नहीं होगा ये भी हमें नहीं पता। कल को वो कोई और साइकोलॉजिस्ट उठ के कोई नई थ्योरी दे देगा, कल को एक और सोशल साइंटिस्ट आएगा, वो कहेगा कि नहीं सोसाइटी ऐसे चलनी चाहिए, मेरा ये व्यू है। तो हम क्या लोगों पे डिपेंडेंट हैं? मैं कार्ल मैक्स पे डिपेंडेंट हूँ कि सोसाइटी कैसे चलेगी? कार्ल मैक्स को मैंने खुदा बना लिया, इसका मतलब लोग कार्ल मैक्स को खुदा बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ही इज़ द वन, कम्युनिज्म इज़ द आंसर। लेकिन इस्लाम को और अल्लाह को खुदा मानने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो गॉड मानने के लिए तैयार नहीं, वो अल्लाह पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब कम्युनिज्म की बारी आती है तो हर चीज़ विदाउट क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो हज़म हो जाता है। हाँ ये भी ठीक है। जैसे ही मज़हब की बारी आई, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों गलत है, वो क्यों गलत है। डोंट यू अंडरस्टैंड हमें कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि हर चीज़ जो मजहबी है उसको क्रिटिकल एनालिसिस दो और हमारी जो चीज़ है उसको घोल के पी जाओ, हमारी चीज़ पे कोई एनालिसिस ना दो। खैर ये एक मेरा दुखड़ा है जो मुझे नज़र आता है। तो एक मैं आपको एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। अब वो एक चीज़ होती ना गिल्ट साइकोलॉजी, जब बंदे को समझ ही कुछ ना आ रही हो, वो गिल्ट में हो, फिर वो कहता है कि इस टॉपिक को ही छोड़ो। जैसे एक बंदा, उसे पता है एक चीज़ गुनाह है, वो किए जा रहा है, उससे छूट नहीं रहा, एक टाइम आएगा वो गिल्टी हो के इतना स्ट्रेस में आ जाएगा, कहेगा ये गुनाह ही नहीं है, मैं नहीं मानता। जैसे एक बंदा सिगरेट पीता है, उसे पता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, उस पर लिखा हुआ है भाई, माउथ कैंसर की पिक्चर दिखाई जा रही है, पिए जाएगा, स्ट्रेस आएगा कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ। एक टाइम आएगा कहेगा झूठ है, ये पिक्चर्स भी झूठ है, सब झूठ है, गुनाह है नहीं, मैं नहीं मानता। ये वही चीज़ है, वो पर्पज़ की डिस्कशन। जब हम बैठें 5 मिनट बैठें कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, तो हमें दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा क्लेम है, हमारी जो यूथ है, अगर वो 5 मिनट सिर्फ बैठ जाए ना ये सोचने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ,
तो उनके दौरे पड़ना शुरू हो जाने। दौरा पड़ने की वजह कि वो जब रियलिटी, आंख जब खुलनी है और रियलिटी सामने आनी है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए वी हैव सराउंडेड आवरसेल्फ विद डिवाइसेस कि दौरा ना पड़े। जैसे वो एक बेचारा एडिक्ट होता है, अल्लाह माफ़ करे, उसको कोई एडिक्शन की वजह से बीमारी ना आए तो वो सराउंड कर लेता है अपने आप को उस चीज़ से। ये हार्श बात है, माइंड ना कीजिएगा। मैं भी इस जर्नी से गुजरा हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को कोई वो टॉन्ट करना नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ना ही कोई ऑडियंस को जो वीडियो देख रहे हैं। मैं एक हार्श बात इसलिए कर रहा हूँ, कभी कभी हार्शनेस से हमारी आंखें खुलती हैं। तो हमने अपने आप को ना सराउंड किया हुआ है, हमने पेट्स रखे हुए हैं, ये हमारा पेट है। जब हम पे को दौरा पड़ता है ना, थोड़ी सी हमें जाग आती है तो हम इसको खोलते हैं, यूट्यूब की वीडियो लगाते हैं या नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं और बस वो दौरा हमारा कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का दौरा पड़ता है रात को, तो फिर हम वो स्नैपचैट खोल लेते हैं, कुछ और खोल लेते हैं। माइंड नहीं करना थोड़ी, लेकिन ये रियलिटी है। ओके, थोड़ा इस पर सोचिएगा कि हम क्यों कर रहे हैं चीज़ें। कोई बुरी बात नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्री देखें, यूट्यूब एक्सप्लोर करें, स्नैपचैट पे आपके दोस्त हैं, ओके फाइन, आप स्नैपचैट इंजॉय करें उसके जो फंक्शंस हैं, लेकिन व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप एस्केपिज्म की तरफ जा रहे हैं? क्या आप सुनना ही नहीं चाहते? अल्लाह ने कहा ना कि ये लोग मोरिजून इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मोरिजून। सूरह अंबिया स्टार्ट यहाँ से हो रही, हिसाब का वक्त करीब आया जा रहा है और ये मोरिजून एराज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एस्केपिज्म, इनकार कि नहीं हम नहीं मानते, हमारा क्यों हिसाब लेगा खुदा। आज आप फेसबुक पे जाएं और लैंग्वेज देखें लोगों की कमेंट करते हुए, ज़ुबानें देखें उनकी, गालियाँ, टॉन्टिंग, एक दूसरे से झगड़े। हम ये भूल चुके हैं अल्लाह ताला ने हमसे सवाल करना है, हम ये भूल चुके हैं हमें गॉड क्वेश्चन करेगा कि तुमने क्यों ज़ुबान का इस्तेमाल किया, तुमने क्यों हर्ट किया दूसरों को, तुमने क्यों ये फ़लानी चीज़ की। वी हैव फॉरगॉटन गॉड, और आज उसका नतीजा हमारे सामने है। वो नतीजा ये है कि गिल्ट कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा थी कि इनकार ही कर दिया। वो इनकार ये है कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पर्पज इटसेल्फ। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, मैं उसका आर्टिकल उठा रहा हूँ। द आइडिया दैट वी वर ईच बॉर्न फॉर सम हायर पर्पज एंड इट्स नाउ आवर कॉस्मिक मिशन टू फाइंड इट, दिस इज द सेम काइंड ऑफ डैश लॉजिक, जो कि मैंने वहाँ रिमूव कर दिया, यूज टू जस्टिफाई थिंग्स लाइक स्पिरिट क्रिस्टल्स और दैट योर लकी नंबर इज 34। इसका व्यू क्या है कि ये एक फजूल प्रॉब्लम है कि आप ये क्वेश्चन रेज करो कि मेरा मकसद क्या है। वही गिल्ट कॉन्शियस के वो सोचना ही नहीं चाहता कि मेरा मकसद क्या है। वो जो अब उन्होंने सोल्यूशन दिया, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ह्यूमनिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है, ओके, इन्होंने जो सोल्यूशन दिया वो सोल्यूशन ये है कि हियर्स द ट्रुथ, वी एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फॉर सम अनडिटरमिन्ड पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम वी डू थिंग्स, सम ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सम ऑफ देम आर अनइम्पॉर्टेंट, एंड दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स गिव्स आवर लाइफ मीनिंग एंड हैप्पीनेस, खलास। बाकी हमें नहीं पता, क्योस है, क्योटिक है, बाकी लाइफ जो है वो क्योटिक है, हमें नहीं पता। वी हैव नो रीज़न टू एक्सप्लेन अफ्रीका में गुर्बत क्यों है, शायद एवोल्यूशन की वजह से है, शायद उन लोगों का अपना कसूर है, वो गरीब है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से ऊपर ही नहीं आ सके, तो अब मरें, हमें क्या, हम क्यों चैरिटी करें, वगैरह वगैरह। ये है वो क्योस जो इस वक्त बरपा है वेस्ट में, क्योंकि रिलीजन छीन लिया गया ना उनसे। उनका जो था क्रिश्चियनिटी, अनफॉर्चुनेटली उसने कुछ दिया ही नहीं उन्हें। इस्लाम उन तक कितना पहुंचा है ये अल्लाह नोज़ बेस्ट। आज फिर कैसी पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ पे जो कहती हैं कि सोचने की क्या ज़रूरत है, हमारा मकसद क्या है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि मेरा दोस्त ये जो ज़रार चाइना से इंजीनियरिंग की, जी की 2 साल था, उसके बाद ट्रांसफ़र करा लिया चाइना। उसने अपने चाइनीज़ दोस्त से पूछा कि हैव यू एवर थॉट कि यूनिवर्स क्यों बनी, इसका पर्पज़ क्या है, ये गैलेक्सीज़ और ये सब इतना वेल अरेंज्ड है, डोंट यू थिंक देयर इज़ अ क्रिएटर बिहाइंड इट। वो एथियस्ट था। उसने आगे से जवाब ये दिया हंस के कि ज़रा डू यू इवन हैव टाइम टू थिंक दीज थिंग्स, तुम्हारे पास टाइम है ये फजूल बातें सोचने का। और वो हंस के बस उसने टाल दी बात। खैर, ये है हमारी कंडीशन कि आर दीज इवन टॉपिक्स टू थिंक अबाउट कि क्रिएटर है कि नहीं है। ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात नहीं कर रहा। सो मसला क्या है कि जस्ट बिकॉज आप पे एक चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं ह्यूमैनिटी पे मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं इस्लाम का एक हुक्म सुनूं, ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं ये बात सुनूं कि ट्रैफिक पुलिस ने कहा है
कि सीट बेल्ट बांधो, और मैं कहूँ कि मुझ पे तो ये अप्लाई नहीं होता, सीट बेल्ट मैं क्यों बांधूँ, मैंने तो आज तक एक्सीडेंट नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मेरा तो एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ, मैं नहीं मानता। इसका मतलब है ये ईगो सेंट्रिक अप्रोच है, ये सेल्फिश अप्रोच है कि मैं अपने आप को मिसाल पेश करके किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, वर्ल्ड पे। वेस्ट अपनी मिसाल पेश करके कि हमें तुम्हारा मज़हब नहीं पसंद, हमें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि हमारे कैसीनो बंद हो जाएंगे, हमारा वर्ल्ड बैंक बंद हो जाएगा क्योंकि सूद के खिलाफ है तुम्हारा मज़हब, हमें नहीं पसंद इसलिए तुम्हें भी नहीं पसंद होना चाहिए। दूसरी उन्होंने मिसाल क्या दी कि चूंकि क्रिश्चियनिटी ने बहुत ऑपरेशन की है इसलिए हर मज़हब ऐसा। दिस इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिक अप्रोच, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कि चूंकि क्रिश्चियनिटी और चर्च ने ऑपरेशन की इसलिए तुम्हारा मज़हब भी करता। और यही हमारे लिबरल्स का मसला है। सारी किताबें वो पढ़ी हुई हैं जो वेस्ट ने क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ लिखी, अपने मज़हब के ख़िलाफ़ लिखी, अपने मज़हब की एब्सर्डिटीज़ को एक्सपोज किया, और आज वो किताबें पढ़ के हम पे अप्लाई करेंगे इस्लाम भी ऐसा है, जाओ हम नहीं मानते। लिटरली मतलब मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं ऐसे सो कॉल्ड एजुकेटेड एथियस्ट के साथ बैठा हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि मैंने 4 बार कुरान पढ़ा है। ये मैं एक एथियस्ट के पास बैठा, उन्होंने कहा मैंने 4 बार कुरान पढ़ा है, डोंट टेल मी व्हाट कुरान इज़। मैंने जब उन्हें बताना शुरू किया थोड़ा सा, मैंने कहा ओके सिर्फ इतना बता दें कुरान की आखिरी सूरा कौन सी है, दैट्स इट, मैं उठ जाऊंगा अगर आपने मुझे बता दिया कुरान की आखिरी सूरा कौन सी। ही सेड इट्स इररेलेवेंट। मैंने कहा 4 बार जिस बंदे ने कुरान पढ़ा है वो मुझे कह रहा है कि मुझे आखिरी चैप्टर नहीं पता है कुरान। मैंने एक बुक पढ़ी है 4 बार, हैरी पॉटर मैंने सपोज करे 4 बार पढ़ी, और कोई मुझे कहे उसका आखिरी चैप्टर क्या है और उसके आखिरी चैप्टर की थीम क्या है, और मैं कहूँ इट्स इररेलेवेंट। इसका मतलब झूठ, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। मैंने उनका आपने 4 बार कुरान नहीं पढ़ा, आपने 4 बार कुरान के खिलाफ किताब पढ़ी है। वो किताब 4 बार आपने पढ़ी होगी, आपने 4 बार कुरान नहीं पढ़ा है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, झूठ, मुंह पे झूठ। आजकल तो मीम्स भी चली हैं ना कि वो एक एक्स मुस्लिम्स का पेज बना हुआ है, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम, जो हमारी यूथ को ये शो कर रहे हैं हम पहले मुस्लिम थे, वी डिडंट फाइंड आवर आंसर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, नाउ वी आर एक्स मुस्लिम। तो किसी ने मजाक में उनसे पूछा हाउ मैनी रकाज इन सूरह फातिहा, तो नीचे लिखा 20। लिटरली ये मीम चल रही फेसबुक पे, आप सर्च कर लें गूगल पे जाके, अब उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि हाउ मैनी रकाज इन दिस, हाउ मैनी रकाज इन दैट। मतलब उन्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। पहली बार सूरह फातिहा में रकाज से मुराद क्या है, वो आगे से 20, वो उन्होंने गूगल सर्च मारा होगा ना, ईशा की नमाज में कितनी रकाज होती हैं 20 या जो भी है, वो लिख दिया आके। तो इसका क्या मतलब है, कितनी बड़ी डिसेप्शन चल रही, इसलिए बीवेयर। ओके, हम अगेन एंड अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं, हम वेस्टर्न लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो इब्ने आदम है, वो हमारे ब्रदर्स इन ह्यूमैनिटी हैं, उनमें बहुत खैर है। हम ओवरऑल ह्यूमैनिटी एक फैमिली है और हमारा कॉमन एनिमी शैतान है, क्योंकि ये इस्लाम का नैरेटिव है। इस्लाम का ये नैरेटिव नहीं है कि तुम मुसलमान हो, वो नॉन मुस्लिम है, उनसे नफ़रत करो। ये जो बंदा इस्लाम को ये समझता है वो मिस इन्फॉर्म्ड और जाहिल है मेरे नज़दीक। ओके, तो हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उन बेचारों को भी जिस तरह डिसीव किया जा रहा है बाय द 1% एलीट, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम हर जगह इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे मुसलमान, और उनको वार्न भी करेंगे, ये मुसलमान है। ओके, पर्पज़ की आगे बात करें, मैंने आपसे बात की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की, एस्केपिज़म की, ठीक है, इस पर कभी गौर कीजिएगा। मोरालिटी सेलियंस एक बहुत बड़ा फियर है, ये मैं आपको गोरों के ही आर्टिकल से कोट कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर है पूरा मोर्टालिटी सेलियंस के ऊपर, मैंने वेबसाइट से निकाला, गोरों की एक वेबसाइट है, वहाँ से मुझे अब एग्जैक्ट रेफरेंस कहेंगे तो मैंने यहाँ नीचे खैर लिखा भी हुआ है, मैं बल्कि वो आपको रेफरेंस दिखा भी देता हूँ मोर्टालिटी सेलियंस के बारे में, ये रेफरेंस है। ओके, बर्क, ये इनका रिसर्च पेपर है, 2 decades ऑफ टेरर मैनेजमेंट थ्योरी, अ मेटा एनालिसिस ऑफ मोर्टालिटी सेलियंस रिसर्च, और ये सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रिसर्च है। ओके, इस रिसर्च पेपर को मैंने पढ़ा, वाकई पढ़ा, मतलब एक होता है ना कि 2 लाइनें पढ़ के बंदा कह के मैंने पढ़ा, मैंने वाकई पढ़ा, इसको एक्सप्लोर किया, ठीक है। और इसमें उन्होंने ये लिखा कि सबसे बड़ा फियर वेस्ट में एक आम बंदे का है कि मैंने मरना है, इसको मोर्टालिटी सेलियंस कहते हैं। ओके, जो कहता है कि नहीं मुझे नहीं डर वो झूठ बोलता। तो इस फियर की वजह से
ओल्ड एज में वो लोग बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। ओल्ड एज होम्स गए, वहाँ पे उन्होंने सर्वे किया, क्वेश्चन किया इस पूरे रिसर्च पेपर के पीछे, और उन्हें ये फियर बहुत ज़्यादा नज़र आया, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट उन्हें डिप्रेशन नज़र आई ऑफ द पीक, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं, जिसमें दे वर क्वेश्चनिंग देयर एग्जिस्टेंस, ओल्ड पीपल, कि हमने किया क्या है, दैट्स इट, वी आर गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एंड हो रहा है, इज़ दैट इट। और फिर वहाँ रिलीजन का रोल आता है, फिर वो पादरी आते हैं, प्रीस्ट आते हैं, नहीं नहीं नहीं, फादर इज़ वेटिंग फॉर यू इन द हेवेंस। वो किस लिए ज़रूरत है? वो एक साइकोलॉजिकल नीड है ना, कि बेचारे थोड़ा हो जाए काम डाउन। ये तो है क्रिश्चियनिटी का नैरेटिव। लेकिन इस्लामिक नैरेटिव क्या है? ऑल्दो हेयर आफ्टर का कॉन्सेप्ट हर रिलीजन में है, मोर्टैलिटी सेलियंस को काउंटर रिलीजन करता है, पर्टिकुलरली इस्लाम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वो कैसे करता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान का है, और तुमने जिस वर्ल्ड में आना है, जन्नत में, ठीक है, वहाँ पे अल्लाह ताला तुम्हारे करीब होंगे, वगैरह वगैरह, जो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। सिर्फ दैट इज़ दी ओनली वे, दैट इज़ दी ओनली पर्पस जो आपको मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस देता है। आपको दुनिया में जो दुख मिल रहे हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ मिल रही हैं, उनको फाइट करने की स्ट्रेंथ देता है, और आपको समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू देता है, और आपको बताता है कि आपका जहाज़ क्रैश नहीं होगा, कहीं जाकर रुकेगा। डेथ इज़ नॉट द एंड, यही रिलीजन बताता है ना, डेथ इज़ जस्ट अ ट्रांसफरेंस टू अनदर वर्ल्ड, और उस वर्ल्ड में फिर आपका जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह। ये है इस्लामिक पर्पस और थ्योरी। मोर्टैलिटी सेलियंस को रिसर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि कितना फियर होता है लोगों। कोरोना वायरस, मोर्टैलिटी सेलियंस पीक पर गया कोरोना वायरस में। आप कभी रिसर्च करें इस पे, यूके में कितनी डिप्रेशन फैली है कोरोना की वजह से, इटली में कितनी फैली, कितनी ज़्यादा डिप्रेशन फैली कि कोरोना वायरस आ गया, अब हम मर जाएंगे, अब हमें नहीं पता, हमें हिट करेगा और हम मर जाएंगे, दैट्स इट। और मुसलमान, मैं पर्सनली, आप अपनी बात करें, ठीक है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है ना, कोरोना वायरस आ गया, अल्लाह ने लिखा हुआ है, तो अल्लाह से मुलाकात होगी, यही है ना हमारा पर्सपेक्टिव। वो एक अलग बात है, थोड़ा दुख तो होता है, बंदे के सामने उसके बच्चे आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, इनका क्या बनेगा, उसकी गारंटी अल्लाह ने दी हुई है कि मैं संभालूंगा, अल्लाह तो नहीं, अल्लाह इज़ देयर। इसलिए कभी इस पर इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टी के साथ रिसर्च करने बैठे इस टॉपिक पे, आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वहाँ पीक पर नज़र आएगा। और ये हम उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ये हमें दुख हो रहा है, हमें एम्पैथी शो करनी है, ठीक है, हमें सिंपैथी शो करनी है कि हाउ कैन, उन्हें क्यों इस्लाम नहीं पहुँचा। मतलब ओल्ड एज होम, कभी सोचें यार, वहाँ बंदा मर रहा है और उसको इस्लाम नहीं पहुँचाया आपने। आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, अल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि तुम इतना अरसा जो है वो बैठे रहे, तुमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को कितना इस्लाम पहुंचाया। तो ये एक बड़ा स्केरी क्वेश्चन है। बाकी उनके साथ अल्लाह क्या करेगा ये अल्लाह नोज़ बेस्ट। हम किसी के बारे में फतवा नहीं दे सकते जहन्नम में चला गया, ये अल्लाह की डिस्क्रिप्शन। आप रुक जाएं यहाँ पे, ठीक है, हमें नहीं पता, बस ठीक है, हमारा सिलेबस है, हमने उन तक रिलीजन, मज़हब अपना पहुँचाना है, असल गॉड की वर्शिप की तरफ उन्हें लेकर आना है। स्टीवन कोवी, अब पर्पस के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंस के बारे में बताता हूँ। स्टीफन कोवी एक बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर प्लस राइटर। ही सेड दैट इफ़ द लैडर इज़ नॉट लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल, एवरी स्टेप वी टेक जस्ट गेट्स अस टू द रॉन्ग प्लेस फास्टर। अगर आपका लैडर सही जगह पे नहीं है तो फिर आप फास्टर पहुंच जाएंगे, लेकिन गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको फिर रिग्रेट होगा कि मैंने लैडर सही जगह पे लगाया ही नहीं। When a man does not know what harbor he is making for, no wind is the right wind. जब एक बंदे को पता ही नहीं कि वो हार्ड वर्क किस चीज़ के लिए कर रहा है, तो फिर नो विंड इज़ द राइट विंड। आमिलातुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह गाशिया में कि ये अमल कर कर के थक चुके होंगे, लेकिन when they will come to know कि it was for nothing, मतलब it was for dust। जैसे अल्लाह कहते हैं कुल हल नुनब्बिकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुम फिल हयातिद दुनिया। सूरह कहफ, क्या हम तुम्हें बताएं ओ मोहम्मद कि इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन है अपने डीड्स के हवाले से? वो जिसकी सारी की सारी कोशिश दुनिया के कामों में थी, सारी की सारी कोशिश। ओके, ये दुनिया की नेगेशन नहीं है। इस्लाम वाहिद मज़हब है जो दुनिया की नेगेशन नहीं करता, बाकी सब दुनिया की नेगेशन, दुनिया को अकर्स्ड कहते हैं बाकी सब। इस्लाम ये नहीं कह रहा कि बस आ जाओ मस्जिद में बैठ जाओ और दैट्स इट, या पादरी बन जाओ या रैबाय बन जाओ
या जो है तुम बुद्धिस्ट बन जाओ, मॉन्क बन जाओ, माउंटेन्स में चले जाओ, दुनिया को गुड बाय कर दो। इस्लाम ने तो ये डिमांड ही नहीं की आपसे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबा, एक ने कहा मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं डेली रोज़े रखूंगा, एक ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कि तुम सब में सबसे ज़्यादा मैं मुत्तकी हूँ, मैं ये नहीं करता, तुम कौन होते हैं करने वाले। कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस। मैंने शादियाँ भी की, मैं रोज़े एक दिन छोड़कर एक दिन रखता हूँ, मैं रात को सोता भी हूँ। हु आर यू? दरवेशी दिखाने वाले तुम होते कौन हो? इस्लाम इज़ अबाउट द वर्ल्ड। इस्लाम वाहिद मज़हब है जो दुनिया के बारे में, अल्लाह ने दुनिया के बारे में बता दिया कि ये मैंने बनाई है, तो मेरे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, खुश रहोगे। जब क्रिएटर मैं हूँ, मैं बताऊँगा ना कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। अला यालमु मन खलका व हुवल लतीफ़ुल खबीर, सूरह मुल्क। कि क्या क्रिएटर को ही नहीं पता कि तुम्हें क्या बताना है? क्या कैसी एब्सर्ड बातें कर रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ सेकुलर मुस्लिम्स की डेफिनेशन ये है कि हु से कि गॉड वाज इंटेलिजेंट इनफ टू डिज़ाइन मैथ्स एंड फिजिक्स टू क्रिएट एन ऑसम astonishing universe, but he is not smart enough to tell us how to spend life. Does that make sense? क्या ये सेंस मेक कर रही सेकुलर मुस्लिम कि हाँ वो बहुत स्मार्ट है यूनिवर्स बनाने के लिए, तो उसके पास मैथ्स है, लेकिन हमारी ज़िंदगी कैसे गुजारनी इसके पास उसके पास कोई जो है वो एक फार्मूला नहीं है। सो व्हेन अ मैन डज नॉट नो व्हाट हार्बर ही इज़ मेकिंग फॉर, नो विंड इज़ द राइट विंड। इस्लाम सोल, स्पिरिट में और बॉडी में यूनियन कायम करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है जब आप इस्लाम के मुताबिक गुजारते हैं। हैविंग अ पर्पस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग अ लिविंग एंड मेकिंग अ लाइफ। ब्यूटिफुल। मोस्ट पीपल आर मेकिंग अ लाइफ, मेकिंग अ लिविंग, नॉट मेकिंग अ लाइफ। मेकिंग अ लिविंग से मुराद है कि बस खा ले पी ले जी ले पैसे कमा लिए, दैट्स इट। बट व्हाट अबाउट लाइफ? लाइफ आपने कितनी इंजॉय की है? सेल्फ फुलफिलमेंट के साथ इंजॉय की है, एनरिचमेंट के साथ इंजॉय की, ये क्वेश्चन मार्क है। इब्राहिम लिंकन का एक कोट आपके साथ शेयर करता हूँ। ही सेड, आई कैन कंसीव हाउ इट माइट बी पॉसिबल फॉर अ मैन टू लुक डाउन अपॉन द अर्थ एंड बी एन एथियस्ट, बट आई कैन नॉट कंसीव हाउ ही कुड लुक अप इन द हेवंस एंड से देयर इज़ नो गॉड। मतलब कहता है मुझे बात समझ नहीं लगती कि एक बंदा अर्थ की तरफ देख कर तो कह सकता है मैं एथियस्ट हूँ, लेकिन जब वो हेवंस की तरफ देखता है तो वो कैसे कह सकता है देयर इज़ नो गॉड। अल्लाह ताला ने क्या कहा सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फ़ी ख़ल्क़ि रहमानि मिन तफ़ावुत फ़रजिअल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा मरजिअल बसरा कर्रतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। के ऊपर देखो तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, लेकिन तुम देख देख के जो है वो थकोगे नहीं। जहाज़ पे जब जाते हैं देखो क्लाउड्स को देखो, हेवंस को देखो, और फिर बताओ किसने बनाया, हु कुड हैव क्रिएटेड दिस परफेक्ट वर्क। तुम थक जाओगे, तुम्हारी साइड ह्यूमिलिएशन में वापस आ जाएगी। ये ट्रांसलेशन है इन वर्सेस की, लेकिन तुम्हें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। तुम्हें कोई अल्लाह की क्रिएशन में तुम कोई कीड़े नहीं निकाल सकते कि ये क्या, ये कैसे बनाया। सो दिस इज़ द पॉइंट। आइंस्टाइन ने कहा, वी आर इन द पोजीशन ऑफ अ लिटिल चाइल्ड entering a huge library filled with books in many different languages. The child knows someone must have written these books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects some mysterious order in the arrangements of the book, but doesn't know what it is. That seems to me is the attitude of even the most intelligent being towards God. बात वही है कि मिसाल वो ये दे रहा है कि जिस तरह एक बच्चा है वो एक ऐसी लाइब्रेरी में घुसा जहाँ इनफाइनाइट बुक्स हैं और उन बुक्स में पता नहीं क्या लिखा है, वो अपने मुताबिक इंटरप्रेट करने की कुछ कोशिश करता है। आज यही साइंटिस्ट है। हम साइंस को बुरा नहीं कहते, साइंस पढ़ना बहुत अच्छी बात है, साइंटिस्ट बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी औकात में तो रहें ना। थोड़ी सी साइंस पढ़ के ये कहना कि मैं अल्टीमेट ट्रुथ को रीच कर चुका हूँ, मुझे वो मैकेनिज़्म मिल चुका है जिससे मैं अब यूनिवर्सल ट्रुथ्स को फाइंड कर सकता हूँ, गॉड को, मेटाफिज़िक्स के सब्जेक्ट्स को छेड़ सकता हूँ, तो इसका मतलब कि आप एरोगेंट हैं, इसका मतलब कि आप डिलूजन में, डिलूजन ऑफ ग्रैंडियर है आपको, इसका मतलब कि आप नार्सिसिज्म का शिकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आप अपनी तारीफ़ करते नहीं थकते कि मुझे तो सब कुछ पता लग गया। कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना। अल्लाह ताला सूरह अलक में कहते हैं कि बेशक इंसान लिमिट्स क्रॉस कर जाता है। वाई? बिकॉज ही थिंक्स हिमसेल्फ एज सेल्फ सफिशिएंट। अपने आप को बहुत बड़ी बला समझता है कि मुझे सब पता लग गया। इसलिए थोड़ा हम्बल एटीट्यूड। ओके, साइंस पढ़ें,
ट्रूथ फाइंड करें, लेकिन हम्बल रहते हुए। ह्यूमिलिटी एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज की बेसिक निशानी है। आज ह्यूमिलिटी नहीं है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज में, जो ट्रूथ फाइंड करने निकलता है उसमें ह्यूमिलिटी नहीं है। ओके, तो ये एक गलत बात है, गलत एटीट्यूड है। दिस इज माई पॉइंट। एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि थिंकिंग बियॉन्ड आवर सेल्फ वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमैनिटी, अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी अ ह्यूमन बीइंग। नाउ इट्स कंसिडर्ड अ ट्रेट ऑफ सुपीरियॉरिटी एंड लीडरशिप। आज लीडरशिप ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं टू गिव, टू बी अ गिवर। अनबिलीवेबल। एक लीडरशिप ट्रेनर आता है, 2.5 लाख रुपया लेता है आधे घंटे का, क्या टीच करने के लिए कि यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, यू शुड गिव, यू शुड केयर फॉर ईच अदर। ये तो बेसिक ह्यूमैनिटी की बातें थी। इसके ऊपर लीडरशिप ट्रेनिंग्स हो रही कि लीडर कौन होता है, जो गिवर होता है। ये तो बेसिक बात नहीं थी। यानी ये कोट से क्या पता लग रहा है कि ह्यूमैनिटी का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि आज हमें सिखाने के लिए ट्रेनर्स आ रहे हैं कि यू शुड बी अ गिवर। दिस इज़ द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड। ये है आपका वर्ल्ड। आप मीडिया का कभी वर्ल्ड खोलें, सेलिब्रिटीज़ का वर्ल्ड, और उनकी बातें सुनें। आप देखें वो क्या कहते हैं अपने वर्ल्ड के बारे में। जो वर्ल्ड उन्होंने कैपिटलिज्म का, कट थ्रोट कंपटीशन का क्रिएट किया, आप देखें वो कितने सुकून में आपके सामने बात वाजे हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, पर्पज़ की इतनी अहमियत है लाइफ में मेरे नज़दीक कि अगर एक बंदे को अपना पर्पज़ क्लियर नहीं है तो फिर वो मीनिंगफुल लाइफ नहीं गुजार सकता। ओके, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में रहेगा और उसके पर्पसेस ना छोटी छोटी चीज़ें बनते रहेंगे। एक बहुत बड़ा फुटबॉलर, रग्बी का, अमेरिकन फुटबॉल जो होता है, रग्बी का प्लेयर, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसकी एग्जांपल कोट की हुई थी साइकोलॉजिस्ट ने कि वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट बन गया राइट आफ्टर रिटायरमेंट। ड्रग्स में चला गया, अल्कोहल में चला गया, और उसको बड़ी निकालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकला वहाँ से, क्योंकि उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी निकलने की। समझ रहे हैं आप बात को? उसकी डिवोर्स हो गई थी, उसकी लाइफ दरहम बरहम, उसके पास मोटिवेशन ही कोई नहीं निकलने की। तो पर्पज़ आपको क्या देता है? मोटिवेशन। जो मर्जी हो जाए, मैं जितना मर्जी नहला हो जाऊं, जितना मर्जी मैं रोड पर आ जाऊं, जब तक मेरे पास पर्पज़ है इंसान नहीं रुकेगा। लेकिन अगर उसके पास पर्पज़ नहीं है फिर वो खुद पर्पज़ क्रिएट करेगा और वो गलत पर्पजेज़ होंगे। हो सकता है सही हो सकता है गलत, छोटे छोटे मकासद होंगे। गर्लफ्रेंड बना ली, अब पर्पज़ क्या बन गया? टू प्लीज़ हर। फिर रातें भी जागेंगे, ठीक है, फिर जलील होंगे, गुलदस्ता लेके बाहर खड़े होंगे, कभी वो गुलदस्ता एक्सेप्ट होगा कभी नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब इंसान के पास अच्छे मकासद ना हो ना, अच्छे पर्पज़ ना हो, फिर वो अपना पर्पज़ खुद क्रिएट करता है। क्योंकि वी आर बाय आवर बायोलॉजिकल क्रिएशन कह लें या बाय नेचर, वी आर क्रिएचर्स हु लव अ पर्पज़। हमें को पर्पज़ चाहिए टू कीप गोइंग ऑन, टू स्टे मोटिवेटेड, टू हैव दैट ड्राइव एवरी डे। मैं क्यों जाऊं जॉब पर? इसके पीछे एक पर्पज़ है ना, वो पर्पज़ है फैमिली को पालना है। अगर वो पर्पज़ ख़त्म हो जाता है मैं जॉब पर क्यों जाऊं? इसलिए वी नीड पर्पसेस। और जब हमें अच्छा पर्पज़ ना मिले फिर हम खुद क्रिएट करते हैं। अब जैसा बंदा है वो वैसा पर्पज़ क्रिएट करेगा, ठीक है ना, मेक सेंस। एक बंदा अनफॉर्चुनेटली उसका इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसा पर्पज़ क्रिएट करेगा? इमेच्योर पर्पज़। उस इमेच्योर पर्पज़ की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो माय पॉइंट इज़ कि इस्लाम ने एक गाइडलाइन, एक फ्रेमवर्क, एक पर्पज़ दिया है। उस पर्पज़ के मुताबिक हमें चलना है। वो बहुत बड़ा पर्पज़ है, उसका मैं थोड़ा सा हिंट आज दूंगा, बाकी इस पर पूरी नेक्स्ट लेक्चर इस पर कि इस्लामिक पर्पज़ क्या है। ओके, क्योंकि ये बड़ा वैलिड सवाल है। आप मुझसे पूछेंगे कि आपने इतनी देर हमें लेक्चर दिया, ये बताया वो बताया, लेकिन हम करें क्या? अब एक्शन प्लान क्या है? ठीक है, तो जस्ट कंसिडर दिस नीडल। ये सुई एक ऐसी चीज़ है जो शायद नज़र भी ना आए और इसकी कोई इतनी अहमियत भी नहीं है। अगर ये ज़मीन पे पड़ी हो मैं इग्नोर करके गुजर जाऊंगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा पर्पज़ है इस नीडल का। अगर ये नीडल ना ईजाद होती तो आज हम कपड़े ना पहनते, क्योंकि ज़ाहिर स्विंग मशीन में भी नीडल होती है। बड़ी बड़ी लूम्स में चले जाएँ, फैक्ट्रीज़ में, वहाँ भी नीडल से ही ज़ाहिर धागा जो है वो आगे कपड़े बना रहा होता है। माई पॉइंट इज़ कि जब एक इतनी छोटी चीज़ का मकसद है तो ह्यूमन बीइंग क्राउन ऑफ क्रिएशन कहते हैं ना हमें, हमारा कैसे नहीं मकसद हो सकता? हम अपना मकसद सिर्फ इतना मुतय्यन कर लेते हैं कि खा ले पी ले जी ले, दैट्स इट। या किसी बंदे से मुंसलिक होकर हम अपना मकसद मुतय्यन कर लेते हैं, इतना छोटा मकसद है। यकीन करें
इतनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वेस्ट में, मेरा दिल रोता है। अगेन ये उनका कोई मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, उनको डिग्रेड करने के लिए नहीं है। उनका एक बंदा मर जाए ना, उनकी लाइफ ओवर है। उनकी एक फैमिली में से एक फ़र्द मर जाए, देयर लाइफ इज़ ओवर, क्योंकि उनका पूरा मकसद वो बंदा है, उनका पूरा मकसद वो चीज़ है। आप मूवीज़ उठा कर देख लें। अब यहाँ पे कोई फतवा ये लगाएगा ही मूवीज़ देखते हैं, आजकल जैसे फेसबुक पे जी फतवे लग रहे हैं। ये बातें हमें इसलिए पता होती हैं क्योंकि हमारा यूथ से ताल्लुक़ है, हमारी रिसर्च है एक, ठीक है, ये सारी चीज़ है। आप मूवीज़ उठा कर देख लें, जब भी उनमें से कोई अल्कोहलिस्ट होगा, कोई कैरेक्टर, या उनमें कोई डिप्रेशन में होगा, किस वजह से होगा? उसकी बेटी मर गई कैंसर से, ऐसे ही है ना, या उसकी बीवी जो है एक एक्सीडेंट में मर गई, अब वो रिकवर ही नहीं कर पा रहा, उसकी रिकवरी ही नहीं हो रही है। रिकवरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मकसद सारा वो था। जब मकसद ख़त्म हो गया तो क्या मोटिवेशन है मेरे पास रिकवर होने की? तो क्या ये हमें दिखा नहीं रही, वो अपनी ही कल्चर नहीं दिखा रहे कि इतना जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा कि मैंने जब एक इंसान से मकसद मुतय्यन कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत ना करें या एक इंसान से मोहब्बत ना करें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट स्माइल फॉर मंथ्स। जब हज़रत खदीजा फौत हुई, आपको पता है, सहाबा कहते हैं 3 महीने रसूलुल्लाह मुस्कुराए नहीं थे, सबसे स्माइलिंग फेस, 3 महीने ना मुस्कुराए, इमेजिन कर लें। तो दुख तो होता है, गम तो होता है, लेकिन क्या पर्पज़ रुक गया? क्या नाउज़ बिल्ला हमारे नबी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले गए, रिकवर ही नहीं किया कभी? तो इसलिए ये समझें, जितना बड़ा मकसद होगा उतनी जल्दी रिकवरी है, जितना छोटा मकसद है रिकवरी ही नहीं होगी, सारी उम्र आप रिग्रेट में रहेंगे कि ये मेरे साथ हुआ क्यों। और इसीलिए वेस्ट एथिज्म की तरफ गया, जब उनके पादरियों के पास आंसर्स नहीं थे गुर्बत के, सफरिंग के, तो फिर बस ठीक है, उन्होंने कहा कि ये तो बस गेम है भाई, ये तो ड्रामेबाज है सारे जो हमारे पादरी हैं। मकसद की इतनी इंपॉर्टेंस है कि 16 पर्सनैलिटी टेस्ट एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, आप लोग भी कीजिएगा, MBTI कहते हैं इसे। 16personalitytest.com पे जाएं, MBTI अपना करें। उसमें ख़ास एक पोर्शन डेडिकेटेड है और उसका एक सवाल है कि कॉन्टेम्पलेट द रीज़न फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। कि डू यू ऑफन कॉन्टेम्पलेट द रीज़न फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ? अगर आप इसको टिक करेंगे तो फिर जाहिर है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका एक ख़ास फैक्टर वो बताएंगे आपको कि आप थिंकर हैं या फीलर हैं वगैरह वगैरह, आप T हैं या F हैं या J हैं वगैरह वगैरह, वो उन्होंने पैरामीटर्स बनाए। यानी कि ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में भी एक मीनिंग, एक क्वेश्चन है कि क्या मेरी एग्जिस्टेंस का कोई मकसद है। ये कोई वेग क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर फ्रैंकल की बुक भी है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, सोल्ड ओवर 16 मिलियन कॉपीज़। ये प्रिजनर था नाजी कैंप में और इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इस बुक में इसका क्रक्स ये है कि इसने ये बताया कि दोज प्रिजनर्स हु हैड अ सेंस ऑफ पर्पस, वो वहाँ सर्वाइव सबसे अच्छे किए। जिन प्रिजनर्स को एक पर्पस था, सेंस ऑफ पर्पस था, वो पेन भी ले गए और डिफ़िकल्टी से डील करके बाहर भी आ गए। यही है लाइफ का एक्चुअली फ़िलॉसफी, कि जितना पर्पस क्लियर होगा उतना डिफ़िकल्टी से डील कर लेंगे, उतना मिसहैप से डील कर लेंगे, उतना हार्ट ब्रेक से डील कर लेंगे। हमारी यूथ के पास अनफॉर्चुनेटली पर्पस नहीं है ना, तो इसलिए वो देवदास बन जाते हैं। एक हार्ट ब्रेक हो जाए या एक जो है वो जाहिर है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। मेरे पास एक भाई आए 2017 में और मेरी वर्कशॉप के बाद आए, लिटरली रो रहे थे, कहते कि बस क्या बताऊँ, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैंने कहा क्यों? कहते वो एक जगह दिल लगाया था, अब उनकी शादी हो गई। तो मैंने कहा चलें, टाइम विल हील, थोड़ी सी बातचीत उनसे की। वही सेम भाई 2019 में मेरे पास आए, एक जुमला भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा, कहते हैं माशाल्लाह मेरा एक बच्चा है, मेरी शादी हो गई। कैसे बाहर आ गए? मतलब देखें ना, उनको एक एग्जिस्टेंस का, मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस थी, अल्लाह का नॉलेज था, बाहर आ गए। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग बाहर नहीं आते, वो 4-4 साल शादियाँ नहीं करते कि नहीं मेरी इधर नहीं हुई तो कहीं नहीं होगी। तो ये बात वही है कि पर्पज़ नहीं क्लियर। भाई क्या ज़िंदगी का ये पर्पज़ है? एक बंदे से दिल लगाना और बस फिर रोते रहना, अगर वो नहीं मिला। ज़िंदगी का पर्पज़ है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को आगे बढ़ाना। शादी करें, ठीक है, बच्चे होंगे, उनमें अपना कल्चर ट्रांसफ़र करें अपना, ताकि कल को सदका जारिया आपके लिए बने। इतना छोटा पर्पज़ कि नहीं उसी से होगी तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, समझ से बाहर है। तो इसलिए मैन सर्च फॉर मीनिंग, मैंने एक बुक का रेफरेंस दिया। इसका क्रक्स ये है कि जितना जिसका बड़ा मकसद होता है वो उतना अच्छा डील कर लेता है लाइफ के चैलेंजेस से। इकिगाई पे मैं लेक्चर आपको ना नेक्स्ट क्लास में दूंगा। ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट है इकिगाई, और ये बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है जापानीज़। ओके, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में बताया जाता है बाकायदा इकिगाई का कॉन्सेप्ट। और इसमें 4 चीज़ें हैं: व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट,
व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। जब ये चारों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो आपकी जॉब, आपकी एग्जिस्टेंस मीनिंगफुल बन जाती है। लेकिन मैं इससे भी ऊपर जाता हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद वाज़े करूँगा। हमारे पास एक पांचवी चीज़ है, ये सारी चार चीज़ें अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास एक पांचवी चीज़ है, प्लेजर ऑफ अल्लाह। व्हाट डज़ अल्लाह वांट फ्रॉम मी। इससे उनकी सिविलाइजेशन बरी है, खाली है। दे डोंट इवन नो हु इज़ अल्लाह। ओके, ना उनको वर्थ है अल्लाह की। तो ये पांचवा जो कॉन्सेप्ट है ना, प्लेजर ऑफ अल्लाह, ये जिस दिन हमारी यूथ को क्लियर हो गया तो फिर आप देखें कि उनकी कितनी मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ जो है वो होगी। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने फोकस थे। इनफैक्ट वो बंदे का मेरे जहन से नाम निकल गया, द फास्ट डाइट बुक लिखी है उसने, द फास्ट डाइट, उसका ऑथर का नाम जहन से निकल गया। उसका कोट है, उसने कहा कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है और हिस्ट्री के कैरेक्टर्स में मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा फोकस्ड इंसान नज़र नहीं आया। मैंने जितने कैरेक्टर्स पढ़े हैं हीरोज़ हिस्ट्री के, उनसे ज़्यादा फोकस्ड इंसान मुझे नहीं मिला। इतनी ड्राइव कि सुबह उठते ही सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अपने मिशन को निकल गए हैं। इतना मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, हाउ कम। और मुश्किलों से घिरे हुए, उसके बावजूद ड्राइव है, एक इनर ड्राइव है। कैसे, हाउ कम। इस पे पढ़ें। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि द बेस्ट पर्पस इज़ ओनली गिवन बाय आवर रिलीजन इस्लाम। इसको हम प्रूव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। आज के लिए हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, देर हो गई है। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।